नमस्कार, मैं जनमित का शिवम कहता हूं। जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई उसके बाद में इसको लेकर तमाम षड्यंत्रकारियों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग ने एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की। इस साजिश के तहत जैसे अमेरिका में पुलिस वाले के हाथों एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद वहाँ दंगे भड़काए गए थे, उसी तरीके से जस्टिस फॉर हाथरस करके एक वेबसाइट बनाई जाती है और उसके बाद में इस पूरी वेबसाइट को मुस्लिम कंट्रीज से फंडिंग कराई जाती है। फंडिंग के बाद में तमाम लोगों को इससे जोड़ा जाता है, जिसमें ज़्यादातर फेक आईडी होते हैं और तमाम झूठी कहानियां बनाकर उसके माध्यम से प्रसारित करने की कोशिश की जाती है। इस सब का उद्देश्य ये था कि पहले इस पूरी घटना को लेकर लोगों में अफवाह फैलाई जाए और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर जातीय दंगे कराए जाए और उन जातीय दंगों को पूरे देश में फैला दिया जाए। ये पूरी साजिश थी और इसको लेकर अब ये पता चल रहा है, अभी खुफिया जांच चल रही है कि ये 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग इसको की जानी थी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। पीएफआई से लेकर तमाम ऐसे ही संगठन इसमें लगे हुए थे, तमाम वेबसाइट इससे जुड़ी हुई थी, तमाम सोशल मीडिया पर लिखने वाले और टीवी के तमाम पत्रकारों को भी इसका पैसा मिलना था। जिस साजिश का पता उत्तर प्रदेश पुलिस को चला और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों ने साजिश रची थी कि वो जाति दंगों की आग में उत्तर प्रदेश के लोगों को जला देंगे। और इस घटना को लेकर जिस तरीके से साजिश चल रही थी उसी का नतीजा था कि राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियों के नेता वहां पर राजनीतिक पर्यटन के लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावत जैसे अलगाववाद की बात करने वाले, देश में दंगे कराने की बात करने वाले लोग भी इस पूरे मामले में जुटे हुए थे। और एबीपी न्यूज़ से लेकर आज तक और तमाम यूट्यूब के भी कुछ ऐसे चैनल जो इसको सेंसराइज करना चाहते थे, जो इसको सनसनी बनाकर देश में फैला देना चाहते थे, वो सब लगे हुए थे। जबकि पहले दिन से ही इस मामले में जो शिकायत की गई थी, जो वीडियो सामने आए थे, उसमें यह स्पष्ट था कि ये आपसी रंजिश का मामला था, दो पड़ोसियों की लड़ाई का मामला था और उसी को लेकर पीड़िता की माँ ने यह कहा था कि गला दबाने की कोशिश की गई है। मैं बगल में घास काट रही थी, वहाँ से जब मैं दौड़ के आई थी फिर उसको मारा तो वो भाग गया। लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में कांग्रेस का एक नेता जो स्थानीय स्तर पर लगा हुआ था, वो लगता है पीड़िता के घर वालों को वो इस बात के लिए राजी करता है कि वो इस मामले में एक आदमी नहीं बल्कि 4 आदमी का नाम लें और यहाँ पर सामूहिक बलात्कार की बात को भी जोड़ दें। और उसके बाद ये एजेंसियाँ सक्रिय हो जाती हैं, एक वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट के माध्यम से तमाम तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये ठाकुरों की दबंगई है दलितों के ऊपर। इस बात को पहले से ही इनकार किया जा रहा था और जिस इलाके की ये घटना है वहाँ जातिगत दबंगई की घटनाएं या उस तरीके की खबरें नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ जो ज़्यादातर गांव हैं, किसी गांव में किसी जाति की संख्या ज़्यादा है, किसी में दूसरी की संख्या ज़्यादा है और क्षेत्र के तौर पर वहाँ इस तरीके की घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद इस एंगल को डालने की कोशिश की गई और इस एंगल को बनाने में एबीपी न्यूज़ से लेकर बरखा दत्त जैसे लोग या फिर आज तक जैसे चैनल भी लगे हुए थे और इन सब की कोशिश यही थी कि इस पूरे मामले को ठाकुरों की दबंगई का एक विवश दृश्य बनाकर इसको पेश कर दिया जाए। जबकि बाद में जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें भी ये स्पष्ट हो गया था कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। और जब 3 वीडियो जो पुराने थे उसके साथ साथ जो उस समय की तत्कालीन रिपोर्टिंग हुई थी तमाम अखबारों में, वो अखबारों के रिपोर्टर भी अपनी ही रिपोर्टिंग को भूल गए और दूसरी कहानी कहने लगे। लेकिन उन सभी अखबारों में, चाहे अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, जो स्थानीय तौर पर अखबार निकलते हैं, उन सभी में यही बात सामने आई थी कि पड़ोसी के लड़के के साथ झगड़ा होने पर उसने जानलेवा हमला किया और गला घोंटने की कोशिश की, जिससे पीड़िता की रीढ़ की हड्डी और गले की हड्डी में चोट आई और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो चोट ठीक नहीं हो पाई और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन द बायर जैसे जो वेबसाइट, वेब पोर्टल थे, वो इसको फिर से बुनाने की कोशिश करने लगे और नई नई कहानी बनाने लगे। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के एक विशेष हिस्से को बाहर लाते हैं और कहते हैं कि देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि रेप हुआ है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो जो जिस हिस्से की चर्चा करते हैं वो दरअसल पीड़िता का बयान है, जो कि 22 तारीख के बाद में उसके घर वालों ने कांग्रेसी नेताओं के कहने से लिखवाया था। और यहाँ पर जो राजनीति हो रही थी उसको लेकर खुलासा हो चुका है कि इतना बड़ा विदेशी स्तर से पैसा आ रहा था, विदेशी जो मुस्लिम कंट्री से इसमें पैसा लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिहादी संगठन इसमें लगे हुए थे और तमाम ऐसे लोगों को मोहरा बनाकर पकड़ा जा रहा था जो इस तरीके के दंगे कराने में मकसूल रहते हैं या उनका पहला इतिहास है।
चंद्रशेखर रावत पर जब आरक्षण विरोधी एक साजिश हुई थी उस समय भी आरोप लगे थे और उसमें यही आया था सामने कि उसने कई जगह दंगे कराने का काम किया था, इसीलिए उसको मोहरा बनाने की कोशिश की गई। और अभी भी आज एक बड़ी खबर आई कि उत्तर प्रदेश में एक प्रियंका गांधी का पूर्व सहयोगी पकड़ा गया है, जिसके पास से तमाम ऐसे ही विवादास्पद पोस्टर पकड़े गए। यानी कि ये लोग अभी भी लगे हुए हैं कि इस बात को मुद्दा बनाकर जातीय दंगा करा दिया जाए, दलित और ठाकुरों के बीच दंगा करा दिया जाए, या सवर्ण और अवर्णों के बीच में दंगा करा के दिखाया जाए कि ये जो कुछ हुआ है इस घटना के पीछे जातीयता है। और ऐसी ही रिपोर्टिंग आज तक चैनल का राहुल कंवल करता हुआ दिखाई दिया। अखलाक की घटना से जोड़ने की कोशिश की राहुल कंवल ने इस पूरे बात को, और ये कहने की कोशिश की जैसे वहां पर ये सब हुआ था उसी तरीके से यहाँ हो रहा है। और इस बात के लिए उसने ये भी कहा कि इन जो लड़के पकड़े गए हैं उनको बचाने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक के यहाँ पर एक मीटिंग होती है। इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि यही मीडिया जो जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, कोई दुर्दांत हत्यारा पकड़ा जाता है, उसके परिवार वालों को सहानुभूति के तौर पर दिखाता है, उनका बयान दिखाता है और उसकी छवि सुधारने की कोशिश करता है। जैसा ताहिर हुसैन जैसे दंगाई के बारे में भी देखने को मिला था, या दूसरे जो कफील अहमद जैसे लोगों के बारे में ऐसा होता है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो आरोपी हैं उनके परिवार की तरफ से कोई पक्ष मीडिया की तरफ से नहीं दिखाया गया है, केवल एक दो सोशल मीडिया के यूट्यूब के चैनलों ने वो दिखाने की कोशिश की है। तो ये बड़ा सवाल है कि इन लोगों को क्या इसी बात के लिए पैसा दिया गया है कि वो एक तरफा रिपोर्टिंग करें और इस कहानी में जो कि पीड़िता के परिवार द्वारा बताई जा रही है, और उसमें भी विरोधाभास ये है कि जो कहानी पीड़िता के परिवार वाले अब बता रहे हैं उसमें और शुरुआत की कहानी में काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। और ऐसी बात आज तक की एक जो पत्रकार है उसने भी अपनी बातचीत में, उसकी बातचीत से खुलासा हुआ कि वो पीड़िता के भाई से पूछ रही है कि तुम्हारी माताजी के पहले के वीडियो हैं उसमें तो खाली लड़ाई झगड़े की बात है, उसमें गला दबाने की बात है, उसमें एक ही आदमी का नाम है, लेकिन अब आप 3 की कह रहे हो। तुम ये कहते हो कि वो बेहोश हो गई थी, वो बेहोश नहीं हुई थी। यानी सारा का सारा इस माहौल को गरमाने की कोशिश की गई थी और इसके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने की कोशिश थी, उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठाकुर दिखाने की कोशिश कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के माध्यम से और ये जो जिहादी संगठन थे इनके माध्यम से की जा रही थी, जिसको बड़े स्तर पर PFI जैसे संगठन पैसा दे रहे थे और भी अन्य तरीकों से जिहादी माध्यमों से इसको पैसा मुहैया कराया जा रहा था, जिसका भंडाफोड़ हो गया है। तमाम ऑडियो क्लिप्स पुलिस के हाथ लगी हैं और उसके साथ साथ उन सभी लोगों को ढूंढा जा रहा है जो इस सब की साजिश में लगे हुए थे। और यहाँ पर एक और विरोधाभास देखने को ये मिला, राहुल गांधी जिसके खुद के ऊपर सौकन्या देवी के बलात्कार का आरोप था, वो यहाँ पर बलात्कार की घटना का विरोध करने पहुंचता है। प्रियंका वाड्रा वहाँ पहुंचती है, जबकि प्रियंका वाड्रा की पार्टी के शासित राज्य राजस्थान में इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई और वहाँ की एक बेटी ने ये पूछा भी, 12 की बेटी ने, कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में तो जा रहे हैं उस पीड़िता के यहाँ उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन मुझसे मिलने कब आएंगे? और राहुल गांधी उससे मिलने नहीं गया, वो पंजाब चला गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसके खुद के ऊपर तमाम आरोप लगते रहे। संजय सिंह पर जब चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब में तमाम लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि उसने उनका शोषण किया है, जो कार्यकर्ता थी आम आदमी पार्टी की। संजय सिंह भी जाता है, केजरीवाल दिल्ली में इसको लेकर प्रदर्शन करता है, वही केजरीवाल जिसके ऊपर एक दलित लड़की की हत्या का आरोप है, और ये आरोप किसी और ने नहीं, उस लड़की के घर वाले आज तक लगा रहे हैं और CBI जांच की मांग करते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ संतोष कोहली की, उसको मरवाने का सीधा आरोप उस लड़की के भाई जो कि पूर्व विधायक रह चुका है, उसकी माताजी और पिताजी आज तक लगाते रहे, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जाती। ये मीडिया उनका पक्ष नहीं सुनता है, उनकी बातें नहीं दिखाता है, क्योंकि केजरीवाल से इनको मोटा पैसा मिलता है। तो यहाँ जो राजनीति हो रही है अब उसका खुलासा हो गया है और योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर फिर से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे प्रकरण की जांच CBI के लिए संस्तुति कर दी है, और साथ साथ मैं उन सभी लोगों से कह देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र के तहत इस तरीके की किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
समाज की समरसता को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का निर्देश दे दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और पुलिस और खुफिया एजेंसियों को कह दिया है कि जो भी इस तरीके की अफवाहें फैलाता हुआ मिले या इस तरीके की बातें करता हुआ मिले, उसे निश्चित तौर पर तमाम जो पहले से मौजूद कानून हैं उनके तहत बुक किया जाए और इस पूरी की पूरी साजिश का भंडाफोड़ करके जो इसमें शामिल रहे उन सभी को जेल पहुंचाने की कोशिश की जाए और जेल पहुंचाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी के भी ऊपर अत्याचार करने देने की हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, और जो बलात्कारी है या जो दूसरे अपराधी हैं उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस और प्रशासन को यह निर्देश है, वो किसी भी हालत में किसी भी अपराधी को बख्शेगा नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी स्थान से हो या किसी भी धर्म से हो। तो यहाँ जिस तरीके की कोशिशें की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है या उत्तर प्रदेश की पुलिस पक्षपात कर रही है, उन सारी चीज़ों की हवा निकल चुकी है। और चूंकि पीड़िता के माताजी के बयान और पीड़िता का खुद का बयान भी सामने है, उसको देखते हुए जांच निश्चित तौर पर सीबीआई अगर जांच शुरू करेगी तब इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसकी मांग पहले से ही दोनों तरफ के लोग करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नार्को टेस्ट की बात की तो उससे परिवार वाले, जो पीड़िता के परिवार वाले हैं, वो इनकार करते हुए साफ नजर आए और साथ में ये कहते हुए नजर आए कि हमें सीबीआई या नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप एसआईटी से जांच कराइए। लेकिन अब उन्होंने एक और नई मांग रखी कि इस पूरे मामले में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में जांच होनी चाहिए। यानी वो लोग सीबीआई जांच से डर रहे हैं लेकिन रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच चाहते हैं। ऐसा क्या है जिस वजह से उन्हें डर है, अब ये पता नहीं। और जिस तरीके से साजिश के तहत ये भी सामने आया कि जो वेबसाइट बनी थी या जो दंगों की साजिश करने वाले लोग थे, उन्होंने परिवार के लोगों को 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लालच दे रखा है कि वो अगर उनकी बात मानेंगे, उनके तरीके से बयान देंगे, उनके तरीके से बातें करेंगे तो वो उन्हें 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक देंगे। और इसके कई ऑडियो भी सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार 25 लाख पहले ही दे चुकी है और उसके अलावा सरकार ने घोषणा की थी कि परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और जो दोषी हैं उनको हर हालत में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो घिनौनी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो दंगे भड़काने वाले लोग हैं, जो समाज की समरसता को नहीं देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जाति बेरमिनस की जो पहले राजनीति हुआ करती थी, उस राजनीति को फिर से पनपा देना चाहते हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या संजय सिंह जैसे छुटवैये हों, ये सब के सब साजिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी की साजिश को नाकाम कर चुकी है और अब उन अपराधियों को ढूंढा जा रहा है जो इस साजिश के माध्यम से प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे और देश के अंदर भी, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर कुछ होता तो पूरे देश में उसकी आंच फैल सकती थी, जैसी की कोशिश की जा रही थी। द बायर, एबीपी न्यूज और आज तक जैसे चैनल इस बात को फैलाने में पीछे नहीं रहते। बरखा दत्त भी उस गांव में पहुंची थी। तो ये सारी वो घटनाएं हैं जो बताती है एक से एक तरफा टुकड़े टुकड़े गैंग और उसके साथ अब एक मीडिया का बड़ा वर्ग मिलकर इस पूरे मामले में घुसा हुआ है। अगर इन्हें बलात्कार की घटना को ही ऐसे कवर करना था तो राजस्थान में जो कुछ हुआ है या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी इस तरीके की खबरें आई जहां पर जो बलात्कारी थे वो एक मजहब विशेष से संबंध रखते थे, इसलिए इन लोगों ने उन घटनाओं का जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन यहाँ पर चूंकि मामला यह था कि जो पीड़िता है वो दलित है और पीड़क के तौर पर जिसका नाम आया है वो ठाकुर है, ये इन्हें मुद्दा मिला और उस मुद्दे के बहाने इन्होंने देश को ही दांव पर लगाने की टुकड़े टुकड़े गैंग ने कोशिश की, जिसको अब सरकार और खुफिया एजेंसियों ने नाकाम साबित कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।